जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके आगे, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज हमने ऑलरेडी लिया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमें जहां पे करना है, सो दैट अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कैलकुलस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि हियर आफ्टर जितने साल भी हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं या फिर हम इंजीनियरिंग में टेक्निकल फील्ड में अगर जाने वाले हैं तो कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। और कैलकुलस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले तो ये वर्ड समझ लेते हैं कि व्हाट इज कैलकुलस। ओके, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से थोड़ा सा अलग जाके एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है कैलकुलस। कैलकुलस का भी बहुत ज्यादा थ्योरी पार्ट हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपको मिलने वाला है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। अगेन डिटेल्ड नॉलेज यू विल गेट डेफिनेटली इनटू योर जेईई क्लासेस, क्योंकि फाउंडेशन में इतना ज्यादा कैलकुलस पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ओके, इट्स अ वास्ट, हम बोल सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कंसेप्ट्स इन इंजीनियरिंग फील्ड। अब कैलकुलस का रिलेशन हमारा कहाँ आने वाला है, कहाँ हमारा कैलकुलस का कंसेप्ट आ सकता है, तो एक जस्ट अपन एग्जांपल समझ के देखते हैं। मान लो हमारा 10th तक का नॉलेज जो भी है, आप लोगों ने 10th तक कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेंस हम बोल सकते हैं कि चलो आपने सरफेस एरिया पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम जैसे कंसेप्ट पढ़े हैं। तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम जैसे कंसेप्ट आप जब पढ़ते हो तो दे आर द कंसेप्ट्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, कि वहां पे हम कुछ एप्लीकेशंस कर रहे हैं। जो हमारा मैथमेटिक्स का नॉलेज है उसको हम रियल लाइफ सिनेरियो में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स द अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसको हम अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, वहां पे अगर आपको आइडिया होगा, कहीं जगह पे मान लेते हम कि आपको कोई एक पर्टिकुलर रूम प्रोवाइडेड है, ठीक है, और मुझे गिवन है कि चलो ये रूम का हाइट कुछ 10 फीट है, दिस इज द हाइट। और 10 तक का हमारा नॉलेज क्या कहता है कि मुझे अगर ये रूम का हाइट अगर 10 फीट है और इस रूम के अंदर एक्चुअली फिट होने वाला एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, वी शुड बी एग्जैक्टली फिट इनसाइड द रूम। तो इस तरीके से बॉक्स जब बनाना है तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता था 10 तक के कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉक्स। तो नेचुरली एट द लेवल ऑफ 10th हमारा नॉलेज तो ये है कि बॉक्स का हाइट भी कितना होना चाहिए, तो हम इजीली कह दे कि चलो बॉक्स का हाइट भी 10 फीट होना चाहिए। बट अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे इसको सोचेंगे तो हाइट ऑफ द रूम इज 10 फीट, हाइट ऑफ द बॉक्स इज 10 फीट, इज इट रियली पॉसिबल कि वो 10 फीट हाइट के रूम में 10 फीट का बॉक्स अंदर जाके फिट होगा? इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अप्लाइड मैथ्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हाँ रूम 10 फीट का है, बॉक्स का हाइट भी हम 10 फीट लेते थे, कैलकुलेशन करते थे, हमारा आंसर भी आता था, एवरीथिंग इज ओके। बट इसको जब हम रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम यूज करेंगे तो समवेयर देयर आर लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या होगा, अगर बॉक्स का हाइट 10 फीट है, रूम का हाइट 10 फीट है, तो बॉक्स इनसाइड द रूम नहीं फिट होगा, बट इट विल बी पैरेलल टू इट। वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को ऐसा पैरेलल हो गए, बट इनसाइड नहीं फिट होगा, ठीक है। दैट मींस अगर मुझे इस बॉक्स को इस रूम में फिट करना है तो एनी हाउ कुछ भी हो जाए, बॉक्स का हाइट 10 फीट नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी नियरेस्ट एंड नियरेस्ट टू 10 फीट। तो 10 फीट का रूम है तो 9 फीट का बॉक्स नहीं फिट करेंगे हम, ठीक है। समहाउ इट शुड बी नियरेस्ट टू 10, तो हमें एग्जैक्टली 10 नहीं होना चाहिए। अगर मैं हाइट मानता हूं कि चलो h इज हाइट, तो हाइट शुड नॉट बी इक्वल टू 10, वो 10 नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी हैव वैल्यू नियरर एंड नियरर टू 10, चाहे वो फिर 9.9 हो सकता है, 9.99 तक हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे। बट जनरल हमारा सेंस क्या रहेगा कि इफ आई वांट टू फिट दिस बॉक्स इनसाइड द रूम, द हाइट ऑफ द बॉक्स शुड नॉट बी एग्जैक्टली 10, एग्जैक्ट 10 नहीं होना चाहिए, नियरेस्ट टू 10 हो सकता है। ओके, अब ये नियरेस्ट टू 10 अगर मुझे हाइट निकालना है तो मेरा 10 तक का जो भी नॉलेज है इट इज लिमिटेड, वो वहां पे यूज नहीं हो सकता। मुझे बॉक्स का हाइट निकालना है एंड हाइट शुड बी नियरेस्ट टू 10, देन इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन सच केस यहां जो जाके मैथ्स यूज होने वाला है तो वी नीड सम अदर टूल्स, जो हम 10 तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ उससे डिफरेंट कुछ अलग टूल्स हमें चाहिए, दैट विल गिव द एग्जैक्ट वैल्यू, जो हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू, यानी हाइट ऐसी होनी चाहिए कि जो नियरेस्ट टू 10 हो, वी शुड बी अप्रोचिंग टू 10, 10 के तरफ उसका हाइट होना चाहिए, नियरेस्ट टू 10 होना चाहिए। तो ऐसे कंसेप्ट्स का अगर आंसर निकालना है तो मेरा 10 तक का नॉलेज यहां पे यूज नहीं होता है, इसके लिए मुझे कुछ और नॉलेज चाहिए। और इसी टाइप के अगर कुछ रियल लाइफ कैलकुलेशंस मुझे करना है, सो वी कम टू अक्रॉस द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड एज कैलकुलस। सो कैलकुलस में हम ऐसे ही प्रॉब्लम से डील करते कि जहां पे हमारा बेसिक कुछ मैथमेटिकल नॉलेज है वो यूज नहीं होता, प्रैक्टिकल लेवल पे, अप्लाइड लेवल पे अगर मुझे मैथ्स यूज करना है, हाउ इट शुड बी यूज, तो वो यूज कैसा होना चाहिए। सो कैलकुलस डील विद सच काइंड ऑफ टूल्स, ऐसे टूल्स के साथ। अब कैलकुलस के अलग अलग टूल्स है,
अलग अलग टूल्स हम पढ़ने भी वाले हैं, सभी हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। कुछ जस्ट एज पर द कन्वीनियंस ऑफ टाइमिंग और एज पर हमारा इंपॉर्टेंस कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अकॉर्डिंगली हम कुछ टूल्स यहाँ पे चूज करने वाले कि कैलकुलस के इस फाउंडेशन कोर्स में हम कौन से टूल्स पढ़ने वाले हैं और किस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, ये दोनों चीजों को हमें समझना है और अकॉर्डिंगली हमने उसको पढ़ना भी है। अब देखिए, जिस एग्जाम्पल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाइट 10 नहीं होना चाहिए बट इट शुड बी नियरेस्ट टू 10। अब इस टाइप के आंसर्स अगर मुझे निकालना है तो यहां पे कैलकुलस का कौन सा टूल यूज होता है, तो हाइट शुड बी नियरेस्ट टू 10, हम इसको बोलते हैं कि h अप्रोचेस टू 10। सो यहां पे हाइट का जो भी वैल्यू मुझे निकालना है एट h इज इक्वल टू 10, इस पॉइंट पे मुझे हाइट नहीं निकालना है, इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे करना है कि h शुड बी नियरेस्ट टू 10, h 10 के नियरेस्ट होना चाहिए। अब ऐसा किसी पर्टिकुलर वैल्यू के तरफ अप्रोचिंग अगर कैलकुलेशन निकालना है तो वी कॉल सच टूल ऑफ कैलकुलस एज लिमिट। ऐसे टूल को हम लिमिट बोलते हैं कि लिमिट में हम ऐसा ही कैलकुलेशन करते हैं कि हाइट शुड बी लिमिटिंग टू 10, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। वी वांट टू फाइंड द हाइट बट नियरेस्ट टू 10, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ हाइट, वो हाइट का लिमिटिंग वैल्यू हो गया। सो लिमिट इज द फर्स्ट टूल ऑफ कैलकुलस जहां पे हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्टडी करते हैं या फिर उसका वैल्यू फाइंड करते हैं बट विद इन द लिमिट्स, सर्टेन लिमिटिंग कंडीशंस में हम उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट टूल इज कॉल्ड एज लिमिट्स। तो लिमिट हमारा फर्स्ट टूल आता है बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस लिमिट हियर, ओके। लिमिट से हम ये समझते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कंसेप्ट या फिर पर्टिकुलर फंक्शन। अब फंक्शन भी बोल सकते हैं, कोई क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। फंक्शन एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया हमारे लिए और क्वांटिटी अगर बोलेंगे तो इट्स अ जनरलाइज कंसेप्ट, कि एक हम रियल लाइफ कंसेप्ट उसको बोल सकते हैं, ओके। तो हम कैलकुलस के टूल के बारे में सोच रहे थे या फिर उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पहला एक टूल देखा था लिमिट, ओके। सो लिमिट किस लिए, फाइंडिंग लिमिटिंग वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू का मतलब भी क्या होता है, तो हमने अभी एक एग्जांपल में देखा था कि चलो आपके सामने अगर ऐसा कोई भी एक कर्व है, ग्राफ है, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली सोचेंगे लिमिट को, और इस ग्राफ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे प्रोवाइडेड है, से x इज इक्वल टू a इज एनी पॉइंट एंड माय इंटेंशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कर्व, जो भी हमें इक्वेशन है, तो इसमें किसी भी फंक्शन का मुझे वैल्यू निकालना है एंड नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट अगर ये है यहां पे, तो नियरेस्ट टू दिस पॉइंट मुझे वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर दैट वी यूज दिस टूल, हम उसके लिए ये लिमिट यूज टूल यूज करते हैं, दैट गिव्स द लिमिटिंग वैल्यू। और ज्योमेट्रिकली उसका मतलब रहेगा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन नियरेस्ट टू सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के पास। तो एट x इज इक्वल टू ये लिमिट का काम नहीं है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द लिमिटिंग वैल्यू इट क्लियरली मींस x इज नॉट इक्वल टू ये, x का वैल्यू ये नहीं हो सकता। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट के पास नहीं, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट और फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पॉइंट, ठीक है। या तो लेफ्ट से या फिर राइट से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मुझे मान लेते कि चलो ये जो भी फंक्शन है, ये अगर कोई y है या फिर हम उसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट क्लियरली मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके। सो y इज द फंक्शन ऑफ x। इन दैट केस अगर आपको y का वैल्यू निकालना है एंड नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, ओके, तो नियरेस्ट टू पॉइंट का मतलब होता है आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम द राइट साइड। अगर आप किसी भी तरीके से उसका वैल्यू निकालना है तो आप लिमिट ए टूल यूज कर सकते हैं। डिटेल में हम लिमिट्स पे पढ़ने वाले हैं उसको, ओके। सो लिमिट का काम रहेगा फाइंडिंग लिमिटिंग वैल्यू, मींस ज्योमेट्रिकली द वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन नियरेस्ट टू सर्टेन पॉइंट बट नॉट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के पास नहीं, नियरेस्ट टू दैट पॉइंट, ओके। लिमिट में हमारा ये काम हो जाता है। बट आगे चल के हम और एक टूल यूज करते हैं जिसको हमने कंटिन्यूटी बोला था। अब कंटिन्यूटी का काम क्या रहेगा, कंटिन्यूटी टूल कौन से काम में आएगा हमारे, जहां पे आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फंक्शन का मिलने वाला वैल्यू, इस पॉइंट के राइट साइड पे मिलने वाला फंक्शन का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यू मुझे इक्वल मिल जाती है, सेम मिल जाती है, इफ द फंक्शन अटेन्स द सेम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पॉइंट एंड आल्सो एट द पॉइंट, अगर तीनों जगह पे फंक्शन का मिलने वाला वैल्यू अगर सेम है, देन वी से दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम बोल सकते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब क्या हुआ, दैट
अगर इस तरीके से ग्राफ है तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, एट दिस पॉइंट देयर इज नो ब्रेक। उस ग्राफ में, उस फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं है, यानी उसके वैल्यूज वेरी नहीं हो रहे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो कंटिन्यूटी हमारा जो टूल है ये इसी चीज को चेक करने के लिए रहेगा, ठीक है, कि अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट है तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे और एट दैट पॉइंट तीनों जगह पे आने वाली वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट के पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो हमारा टूल रहेगा, दैट टूल यूज फॉर दिस टेस्टिंग या फिर ये चेक करने के लिए जो भी टूल हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी। हम उसको कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। अब मान लो हमने किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर लिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर वो कंटिन्यूअस है इन अ पर्टिकुलर जो भी हमारे पास इंटरवल अवेलेबल है, उसमें अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक अनदर टूल का भी हमें काम आता है, दूसरे टूल का भी हम यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टूल जो हमारा इंटेंशन है, जिसको हमें पढ़ना है, दैट टूल इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। हम उस टूल को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब डिफरेंशिएशन टूल हमारा किस काम में आने वाला है, किस जगह पे काम में आता है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। और हम उसको पहले क्यों पढ़ रहे हैं, लिमिट और कंटिन्यूटी को स्किप करके हम डिफरेंशिएबिलिटी पहले पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो उसके पीछे हमारा एम क्या है। सो लेट अस उसमें भी थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं कि देखो डिफरेंशिएशन कहां काम में आता है। तो आप जहां भी पढ़ेंगे, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वर्ड से आपका बहुत ज्यादा कांटेक्ट आता है, दिस वन, ठीक है। क्वांटिटी वर्ड हमारा बहुत जगह पे आने वाला है। आप फिजिक्स के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, तो क्वांटिटी कंसेप्ट कहीं ना कहीं आता है। अलग अलग तरीके के क्वांटिटी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत वेराइटी क्वांटिटी आपके पास, चाहे आप टेम्परेचर ले लो, लेंथ ले लो, एरिया ले लो, वॉल्यूम है, ये तो मैथ्स से रिलेटेड हो गए, या फिर अलग अलग तरीके से जितने भी क्वांटिटीज फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। बहुत से क्वांटिटीज ऐसे है कि एक क्वांटिटी दूसरे के साथ रिलेटेड है, वन क्वांटिटी इज रिलेटेड टू अदर, और दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ चेंज होते रहती है। हम एक सिंपल क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकली भी अगर हम सोचते हैं तो मान लो अपने पास कोई भी एक डिस्टेंस है, से चलो एक 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, ओके। और ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमें किसी पर्टिकुलर व्हीकल से किसी से कवर करना है। ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हम कवर करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। तो हमारे पास एक क्वांटिटी तो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस अगर हम कवर करते तो वी रिक्वायर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम हमें लगने वाला है। अब यहां पे डिस्टेंस और टाइम ये हमारे लिए दो क्वांटिटीज हो गई, बट ये दो क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड भी है। अब किस तरीके से रिलेटेड रहेंगी आप जस्ट सोच सकते हैं। मान लो अगर हम डिस्टेंस चेंज करेंगे, डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, चेंज करना यानी दोनों हो सकता है, आइदर यू इंक्रीज डिस्टेंस और डिक्रीज डिस्टेंस। बट डिस्टेंस को अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन चेंज इन टाइम, कुछ चेंज टाइम के साथ भी होगा। और वैसे ही अगर आप टाइम को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंस सर्टेन चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी चेंज होगा। यानी डिस्टेंस और टाइम ये दो क्वांटिटीज हमारे सामने ऐसी है कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब थोड़ा सा हम एक सोच के देखते हैं, ठीक है। अगर हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस हम अगर सोच रहे हैं, ओके, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमें अगर कवर करना है और आपको दिया जाए कि चलो आपके पास जो टाइमिंग है दैट इज से सम 5 मिनट्स, आपको 5 मिनट टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस को हम 5 मिनट्स में कवर कर रहे हैं। 10 किलोमीटर डिस्टेंस को हम 5 मिनट्स में कवर कर रहे हैं, तो हो सकता है यहां पे जो भी आप यूज कर रहे हैं 10 किलोमीटर के लिए मुझे अगर 5 मिनट्स कवर करना है, तो आप टाइम को अगर चेंज कर देंगे बाद में तो डेफिनेटली इट विल हैव सर्टेन चेंज इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर आप टाइमिंग बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है जो कवर किया जाएगा, और अगर हम टाइमिंग को कम कर दे तो डेफिनेटली कवर्ड डिस्टेंस भी डेफिनेटली कम हो जाएगा, वो कवर डिस्टेंस का क्वांटिटी कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा। सो ये दो क्वांटिटीज ऐसी है कि जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके। अब मुझे डिस्टेंस जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने वाला है। Now this distance is going to change with respect to time. अब मुझे डिस्टेंस में होने वाला जो चेंज है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर स्टडी करना है, मुझे चाहिए कि आई वांट टू स्टडी दिस चेंज इन डिस्टेंस
बट विद द चेंज इन टाइम। तो मेरे पास ऐसा कोई टूल होना चाहिए दैट विल गिव मी दिस पर्टिकुलर चेंज, ये चेंज मुझे मिलना चाहिए। और दो क्वांटिटी का अगर एक दूसरे के साथ चेंज मुझे अगर स्टडी करना है तो दैट मैथमेटिकल टूल इज डेफिनेटली अ रेशियो। ठीक है, बिकॉज रेशियो ऑलवेज गिव अस द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू, दोनों का, दो क्वांटिटीज का भी बोल सकते हैं। अगर कंपैरेटिव स्टडी करना है तो डेफिनेटली आई विल गो थ्रू रेशियो, मुझे रेशियो यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम इन दोनों का एक दूसरे से साथ क्या रिलेशनशिप है, हाउ डिस्टेंस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मुझे ये स्टडी करना है तो डेफिनेटली आई विल हैव टू टेक द रेशियो ऑफ दिस टू, ये दोनों का मुझे रेशियो लेना पड़ेगा। एंड दैट रेशियो विल गिव अस द रेट, एक पर्टिकुलर रेट प्रोवाइड करेगा, एक पर्टिकुलर रेट मिलेगा। सो रेट क्या रहेगा, द रेट एट विच डिस्टेंस चेंजेस व्हेन टाइम चेंजेस। अगर हम टाइम को चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस किस एस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, किस पर्टिकुलर रेशियो में चेंज हो रहा है, वो देने का काम आपका रेट करता है। सो रेट इज ऑलवेज द रिलेशन बिटवीन दिस टू क्वांटिटी, और वो रिलेशन जो भी रहेगा वो हमेशा कंपेरेटिव रिलेशन रहता है, जिसको हम रेशियो बोलते हैं। सो अगर मुझे डिस्टेंस में होने वाला चेंज पढ़ना है एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ना है, सो चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, if I want to measure that change, then that change is called as the derivative of first quantity with respect to second. तो उस रेंज को, उस चेंज को हम बोलेंगे द डिफरेंशिएशन, या फिर डिफरेंशिएशन इज अ टूल। ओके, सो वी कॉल इट एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, अब वो चेंज कितना भी माइन्यूअस क्यों ना हो, हाउएवर इट इज द माइन्यूअस चेंज, बट दैट चेंज इज स्टडीड with this particular tool which is called as a derivative, and derivative निकालने का जो प्रोसेस है that is called as differentiation, प्रोसेस को हम differentiation बोलते हैं। so this is just एक simple idea for you what is differentiation, कि differentiation बोलने वाले किसको है, तो simply rate of change of one quantity with respect to other, एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होने वाला है, that change is called as a differentiation, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन।